आई कैन टेल यू विद शेयर अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस कि आपका नजरिया चेंज हो जाएगा स्विंग ट्रेडिंग। अगर हमें स्टॉक बाय करना है ट्रेडिंग के लिए, भाई साहब आपका स्टॉक तीनों ईएमए के ऊपर होना चाहिए। मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ऑल थ्री ट्रेंड्स शुड बी पॉजिटिव। ठीक है। और पब्लिक ये सोचती है लाइक बॉटम बन गया, इन टेम्पररी बाउंस में हमें जाना है। बुलिश पैटर्न अगर हो, मतलब कोई भी ऐसा पैटर्न जिसमें कि बुलिश मोमेंटम आ रहा हो, जितना अच्छा बेस होगा उतना अच्छा आगे का रेस होगा। मार्क मिनर्विनी भी ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि एटलीस्ट 8% का ब्रेकआउट चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे। अच्छा सर यू आर 100% राइट, क्योंकि मार्केट में ना लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन से स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है। कि शहर में 10 जगह पार्टी और मेरे पास 10 इनविटेशन है, मैं 10 की 10 पार्टी अटेंड नहीं कर सकता। मैं 1 या 2 जगह जाऊंगा, 10 पार्टी अटेंड करी तो मेरा पेट और हाजमा खराब हो जाएगा। नहीं स्ट्रेच कर सकता। ये पॉडकास्ट के अंदर इतना इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस लगाना। वॉलेटिलिटी आ रही है तो जो हमारा मार्केट है वो ज्यादा स्विंग करेगा 200 के ऊपर नीचे 2021 के मतलब 20 के बाद में जब जो पूरा बाउंस आया, तब से मार्केट हैज बीन ऑन स्टेरॉइड्स। मतलब ऐसा लगता है कि उनको किसने स्टेरॉइड का इंजेक्शन मार दिया। मार्केट में ऐसा रेट है 3 साल तक। ओके, आपको ये जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको सीखना है और आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है छोटे अमाउंट से। फिर आपको देखना है कि क्या आप कंसिस्टेंटली बेसिस पे आप 2-3 साल तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शुभम अग्रवाल शो वेयर द मनी रियली मैटर्स। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये शो जो होगा वहाँ पे फाइनेंस की पर्सनैलिटीज़, बिजनेस माइंड सब लोग होंगे जिनसे हम कुछ सीख सकें और अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। तो ऐसे ही हम आज बात करने वाले हैं सुनील गुर्जर जी के साथ में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। इनकी स्ट्रेटेजी को समझेंगे, खोजने की कोशिश करेंगे पैसे कैसे कमाते हैं, पता करेंगे कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या है और इनका माइंड सेट क्या रहता है जब भी ये मार्केट में काम करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आज सुनील जी हमारे साथ है। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच शुभम अग्रवाल जी। एंड बहुत खुशी हो रही है मुझे क्योंकि यू हैव कम ऑल द वे फ्रॉम राजस्थान टू हियर। और सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगता है कि आप जो लोगों को ढूंढ के जो पॉडकास्ट कर रहे हो, आप वैसे लोगों को ढूंढ रहे हो कि जो बहुत समय से खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओके, और कैसा है ना कि आजकल जो पॉडकास्ट होते हैं वो स्टोरी बेस्ड होते हैं, बट अभी आप जो फोकस कर रहे हो वो कर रहे हो कि लर्निंग बेस्ड पॉडकास्ट, जिसके अंदर एक्चुअल जो स्ट्रेटेजी लोग यूज करते हैं उसको आप बेसिकली लाने की और लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हो, विच इज द बेस्ट। एंड आई अगेन थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू एज मच क्वालिटी एज आई कैन। और जो मेरा खुद का स्ट्रेटेजी है, जो मेरा एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो मैं पिछले 8 साल से यूज करते हुए आ रहा हूँ, वो स्ट्रेटेजी मैं आज बताने की कोशिश करूंगा आपके ऑडियंस के लिए। तो आज ये जो मैं स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा वो हमारी ऑडियंस के लिए बेसिकली सिखाएंगे ताकि उनको हम बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सके जो उनका टाइम दे रहे हैं हमें। बिल्कुल। और देखिए, हमारा जो मोटिव है पॉडकास्ट का, दैट इज लर्निंग। फाइनेंस की पर्सनैलिटी जो बिजनेस माइंड हो, उनके माइंड में क्या चल रहा होता है वो हमें निकालना और अपने जो भी ऑडियंस है उसके तक पहुंचाना है। तो सुनील जी, सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए, ब्रीफ दीजिए। तो मैंने सुना आपने अपनी जर्नी जो स्टार्ट करी थी वो एज अ इंटर्न आपने स्टार्ट करी थी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। और मार्केट में फिर आपने कैसे सक्सेस को अचीव किया वो थोड़ा समझाइए। करेक्ट। सो अभी जैसे आई कैन टेल यू, अभी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो मिडिल क्लास ही होंगे। दिस इज व्हाट आई एम गेस्टिमेटिंग, मैं ये सोच रहा हूँ। तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो कैसा है ना कि मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, जब मैं BMS कर रहा था, तो मैं मार्केटिंग स्टूडेंट था। तो मैं सोचता था कि BMS का मतलब एक बार हमारी BMS मतलब एक मैनेजमेंट स्टडीज का ग्रेजुएशन कोर्स होता है जो मुंबई यूनिवर्सिटी कराती है, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज। तो वो कर रहा था। तो जब मेरा SY BMS जब मैं 14th में था, तो मेरे फ्रेंड्स लोग क्या करते थे कि जो IPO आते थे उसके अंदर इन्वेस्ट करते थे। तो मैं सोचा कि यार दिस इज द बेस्ट वे टू गेट इनटू स्टॉक मार्केट। और जब मैं कोई चीज़ देखता था कि पैसे कैसे बनाएं, जल्दी पैसे, क्योंकि यार जब आप छोटे होते हो ना तो आपके दिमाग में यही होता है कि यार पैसे कैसे बनाएं, लाइफ में कैसे आगे बढ़ें। ओके, तो फिर पता चला कि स्टॉक मार्केट इज़ द बेसिकली एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप जाके ट्रेडिंग करके, इन्वेस्टिंग करके पैसे बना सकते। तो मेरे एक कजिन ब्रदर हैं, उन्होंने बताया था कि स्टॉक मार्केट में क्या कर सकते हैं, कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं। तो फिर मैंने मेरे डैडी को पूछा कि मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ स्टॉक मार्केट का जर्नी। देन ही टोल्ड मी 2 थिंग्स, या तो तू इंटर्नशिप कर या फिर तू है ना कोई जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनके पास में जाके सीख। जाहिर सी बात है शुभम जी कि अगर आप बड़े आदमी हो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और मुझे कुछ नहीं आता है तो शायद आप मुझे नहीं रखोगे। ओके, या फिर मैं किताब पढूं। लेकिन कैसा है ना कि जो बेस्ट तरीका है वो कहीं भी कंपनी में इंटर्नशिप करके सीखना। तो फिर मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया इंटर्नशिप के लिए, इंटर्नशाला के थ्रू।
एंड देन फिर मुझे इंटर्नशिप मिला, एक इंडिया निवेश सिक्योरिटीज करके कंपनी है, तो वहाँ पे मैंने फिर अप्लाई किया, इंटर्नशिप मिला। देन वहाँ पे सो आई विल टेल यू लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप किया। फिर वहाँ पे मैंने क्या किया कि इंटर्नशिप किया ना, तो फिर बाद में मैंने साथ साथ में सिखाने लग गया। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, क्योंकि कैसा था कि वो जो कंपनी थी वो MBAs को हायर करती थी एज एन इंटर्न और उनको सिखाती थी। तो मे बी एक बेसिकली कॉलेज में पढ़ रहा था, दो मैं MBA स्टूडेंट नहीं था, लेकिन मेरे को सीखना था, तो मुझे भी इंटर्नशिप के लिए रख लिया। तो वहाँ पे उनका मॉडल सिंपल था कि वो लोग है ना आपका डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे और आपको मार्केट के बारे में सिखाएंगे। तो मुझे भी वहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन करने बोला। मैंने 3-4 अकाउंट ओपन किए, सब में 20-20 हज़ार रुपए डाले। वो पैसे तो लुटा दिया, मतलब बहुत सारी कंपनी में आपको पता है स्टार्टिंग में क्या सीखने मिलता है। देन फिर जब मैंने वो पैसे लुटा दिए ना, तो मेरे को दिमाग में ऐसा था कि ये जो भी मैंने पैसे लुटाए हैं उसको कैसे रिकवर करने हैं। देन फिर आई केम अक्रॉस 2 to 3 टेक्निकल एनालिसिस बुक्स इंडियन ऑथर्स की। फिर वो मैंने पढ़ी और मैं इंटर्नशिप जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे मैंने पैसे लुटा दिए थे। फिर मैं 1 महीने बाद में वापस इंटर्नशिप के लिए गया इंडिया निवेश में, एंड आई टोल्ड माय बॉस कि सी आई हैव लर्न टेक्निकल एनालिसिस और ये है। तो देन ही वाज फैसिनेटेड कि यार तू ये सब चार्ट वगैरह कैसे सीख गया, मतलब सो उनको सरप्राइज लगा होगा। उनको सरप्राइज लगा, तो वो बोले कि यार अपने जो MBA स्टूडेंट हैं जो आ रहे हैं उनको आप सिखा दो, उनको तू सिखाया कर। तो वहाँ पे मैं सिखाने लग गया वहाँ पे, और फिर वैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मेरे को कंपनी ने ऑन बोर्ड कर लिया। देन आई बिकेम अ फाइनेंशियल ट्रेनर। स्टार्टिंग में सुनील जी लॉस सबको होता है, हाँ हुआ होगा। देखो मैं बोलता हूँ, मैं कंपनी का नाम लेता हूँ, बार्डमर डोरी में बहुत बड़ा लॉस हुआ। ईयर कौन सा था वो? मैं आपको ईयर बता रहा हूँ, मतलब मैंने स्टार्ट किया था 2015 से, लेकिन ये जो पूरा जर्नी है ना 2015 से मैंने 17 सितंबर तक मैंने बहुत सारे लॉसेस किए। ओके, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये 2016 की बात बता रहा हूँ। 2016 में मैंने शिल्पी केबल में लॉस किया, 2017 सितंबर में मैंने बहुत बड़ा लॉस किया बार्डमर डोरी में। ओके, हाँ, और फिर मैंने 63 मून्स में लॉस किया। तो वो टाइम की बात है ये। बार्डमर डोरी का जैसे आप नाम ले रहे हैं, 2016-17 में इसका एक डबल टॉप लगा था, उसके बाद में इसमें एक भारी गिरावट भी आई थी, मुझे जितना चार्ट याद है। और 16 में जब आप बोल रहे हैं शायद उस टाइम पे वो टॉप नहीं लगा था, 17 में जाके उसने डबल टॉप लगा के फिर 20 तक लगा था। इसलिए तो बोल रहा हूँ ना कि वो सितंबर में मेरा ये कांड हुआ था। अब ये चार्ट हमें अभी तक याद है, हाँ। क्योंकि कई चीजें याद रहती है। तो ये चीज जैसे आपने बार्डमर डोरी का नाम लिया ना, वैसे कई चार्ट ऐसे भी होंगे जो आपके दिमाग में अभी फीड हो रखे होंगे ऐसे। तो कितने चार्ट आपको लगता है कि आपके दिमाग में अभी होंगे, लाइक एक गेस करने के लिए बोले तो? सी आई विल बी वेरी हॉनेस्ट, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आपको एक दिन में कम से कम 50 से 100 चार्ट को स्कैन करना चाहिए। ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो स्क्रीन टाइम है ना उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जितना ज्यादा बार आप चार्ट देखोगे, जितना ज्यादा बार आपने जो सीखा है उसको प्रैक्टिस करोगे, तो आपके जहन में घुस जाएगा, वो उतना निखार आएगा। हाँ। उसमें बेसिकली उसमें उतना निखार आता है। सो योर क्वेश्चन इसकी कितने चार्ट मैं देखता हूँ, मैं डेली बेसिस पे मेरे 2 लिस्ट है, नॉन निफ्टी 500 स्टॉक्स, निफ्टी 500 स्टॉक्स, उनको मैं स्कैन करता हूँ, मैन्युअली स्कैन करता हूँ। मेरे पास में स्क्रीनर सबके बने पड़े हैं, बट मैं मैन्युअली स्कैन करता हूँ ताकि मेरी जो आंखें हैं वो ज्यादा ट्रेन हो जाए पैटर्न प्रोसेस से गुजरने के लिए, उस प्रोसेस से गुजरने के लिए। बिल्कुल। तो आपको जब लॉस हो गया उसके बाद में क्या होता है, आदमी बाउंस करता है और वापस फिर सक्सेस की तरफ जाता है, वो टाइम कौन सा था और उसमें कैसे किया मैंने? सो बेसिकली वेरी गुड क्वेश्चन। तो वो टाइम पे फिर मेरे डैडी बोले कि बेटा रहने दे, नहीं हो पाएगा तुझसे। सो देन आई डिड नॉट गिव अप। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आपको स्विंग ट्रेडर बनना है ना, तो आई वॉज इनटू स्विंग ट्रेडिंग, सो मेरे को ऐसा था कि यार अब अपने को करना ही है, तो अपन छोड़ नहीं सकते इसको। तो मेरे सर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, तो मेरे ऊपर अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तो मैं शायद नहीं बन पाता जो आज जो जगह पे हूँ। तो मेरे डैडी ने बोला कि बेटा रहने दे, अब तू कुछ दूसरा ट्राई कर, और मैं मार्केटिंग स्टूडेंट था। सो देन आई टोल्ड माई डैड कि देन आई विल रीड बुक्स एंड देन आई विल प्रैक्टिस। तो फिर मैंने वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करना स्टार्ट किया, एंड देन आई बेसिकली टुक अ लोन फ्रॉम माई फ्रेंड ऑल्सो। तो बहुत सारी चीज़ें हुई इसके बीच, लेकिन फिर अल्टीमेटली अगर आप गिव अप नहीं करोगे ना, तो मैंने 3 साल तक मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर था। 3 साल तक। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को बहुत हंकी डोरी लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत फैंसी है, जल्दी पैसा बना सकते हो। सर सिंपल है, अगर आप स्टॉक मार्केट में आलू कांदा का पैसा बनाने के लिए आ रहे हो ना, आप पैसा मार्केट से कभी नहीं बना सकते, क्योंकि आपके दिमाग में ना एक वो चीज रहेगा कि मुझे आलू का पैसा कमाना है, मुझे कांदा का पैसा। बट अगर आप दिमाग में ऐसा रख के आओगे कि ये पैसा है मैं लूज कर सकता हूँ, तो शायद आप सक्सेसफुल हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो नहीं है कि पैसे बनाने ही है मेरे को। तो ये है सर। नहीं, बहुत अच्छी बात लगी। और जैसे कि इन्होंने बताया ना कि आलू कांदा का पैसा, ये इनका कहने का मतलब है कि कई लोग जो
रेगुलर इनकम का सोचते हैं ना कि हर महीने मेरा P&L चेक करूं, हर दिन कुछ कमाऊं, तो वैसा कुछ संभव नहीं होता है मार्केट में, और मार्केट में आपको थोड़ा सा विजन बड़ा ही रखना पड़ता है, उसके बाद ही कुछ होता है। तो सुनील जी, अब देखिए एक चीज़ मुझे आपसे जाननी है, लाइक आपके कोई भी स्टॉक को आप लेने से पहले लाइक कुछ चीज़ें देखते होंगे, जैसे आप बता रहे हैं आप स्कैन करते हैं, कुछ करते हैं, तो थोड़ा सा उसके रिगार्डिंग बताइए कि आपका सेटअप क्या है। देखिए मुझे फंडामेंटली उतना नहीं जाना है, मैं अपनी ऑडियंस को कुछ टेक्निकल ज्ञान देना चाहता हूँ कि आपके सेटअप क्या है। मैं अपनी ऑडियंस को जो हमेशा गाइड करता रहा हूँ, हमेशा मैंने उनको एक चीज़ कही है कि आप किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले क्लियर करो आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो उसके देखने के पैरामीटर में फंडामेंटल इंक्लूड होगा, बट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो फंडामेंटल इंक्लूड कर भी सकते हो, नहीं भी, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो टेक्निकल में कुछ एस्पेक्ट होती है जो क्लियर करनी है, दैट इज बाइंग रेंज, टारगेट्स, स्टॉप लॉस एंड टाइम पीरियड। मैं 4 चीज़ें अपने जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको कहता हूँ, आप ये क्लियर रखिए, आपको मार्केट में कोई रोक नहीं सकता। आप कौन सी चीज़ें ऐसी है और इनको कैसे देखते हो वो थोड़ा सा समझाइए। करेक्ट। सो मेरा जो सेटअप सिखाऊं उसके पहले मैं आपको एक थोड़ा सा चीज बोल देता हूँ। जो भी मैं स्टॉक यहाँ पे बताऊंगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, वेरी नाइस। एंड बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि लोगों को क्यों मुझे देखना चाहिए, लोगों की मेरी स्ट्रेटेजी क्यों देखनी चाहिए। I have been into market for the last 10 years. I have studied CMT, I have cleared CFT, okay, and I have written 3 trading books, okay. मेरी तीनों किताबें जो है वो इंडिया में बेस्ट सेलिंग रही है जी, बिल्कुल। एंड मेरी जो फर्स्ट किताब है मेक मनी विद प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, अगर मार्केट में इंडिया में कोई आता है ना, ट्रेडिंग सीखना है उसको, स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, मोर और लेस वो जो कोई भी ही और शी वो सबसे पहले मेरी किताब को आके देखेंगे। व्हाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि मेरी किताब का वो इतना रीच है, और मैंने किताबें कैसे लिखी और क्यों किया, क्योंकि ये जो 3 साल में जो लॉस मेकिंग ट्रेडर था उसके बाद में मैंने खुद से चीजें सीखी, जो CMT किया, जो CFT किया, फिर मैंने समझा कि यार जब तक खुद का एक सिस्टम नहीं बनाओगे ना तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो सकते। लोग बोलते हैं यार कपल हैंडल देख लो, फलाना पैटर्न देख लो, नहीं होता भाई, अपना सेटअप करना जरूरी होता है। ये सब तो ठीक है, बट आपका सेटअप क्या है। अगर आप कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हो, ABCDE रूल होंगे वो फॉलो कर रहे हैं तो ही वो स्टॉक को खरीदना है। अब ये सारी चीजें इतनी आसान से नहीं आती है। मैंने जब CMT किया तो वहां से पता चला कि एक सिस्टम के विदाउट आप प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते। तो फिर ये जो लोग मुझे सुन रहे हैं, इसीलिए ये जो पॉडकास्ट है आगे सुनना चाहिए, क्योंकि मैं क्वालिफाइड पर्सन हूँ ये चीजें सिखाने के लिए। बिल्कुल। सो यू आर लिसनिंग टू द राइट पर्सन। एंड अभी मैं फुल जस्टिस करूंगा, जो मैं मेरा स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको समझ में आएगा कि कितना सिंपल स्ट्रेटेजी है, एंड जो भी होगा उसके इर्द गिर्द रूल है। मैं कोई इस हवा में बात नहीं करूंगा, ठीक है? जो भी है रूल है, और वो रूल सेटिस्फाई करता है वो स्टॉक, देन ओनली वी हैव टू टेक द ट्रेड, एल्स दैट्स अ नो ट्रेड स्टॉक फॉर अस। तो इसमें एक चीज़ बताइए, लाइक बहुत से दर्शक जो होंगे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार कुछ रूल्स हैं, तो कईयों को लगेगा कुछ फंडामेंटल के रूल होंगे। क्या इसमें फंडामेंटल आना ज़रूरी है जो आप रूल्स बता रहे हैं उसमें, या सिर्फ टेक्निकल देख के आपको लगता है कि नहीं काम किया जा सकता है? सर देखो, 1 मिनट में समझाता हूँ डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स। सी फंडामेंटल्स मतलब आप कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ रहे हो, कंपनी के P&L को देख रहे हो, और कंपनी के बैलेंस शीट को समझ रहे हो, और कंपनी की कॉल कॉन्स को पढ़ रहे हो, कौन ये चीज करते हो तो फंडामेंटल बोले तो कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जान के उसके ऊपर अपना व्यू बना के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना, दैट इज फंडामेंटल। ओके, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग द प्राइस एक्शन। अब ये प्राइस एक्शन क्या है? जो प्राइस का जो मूवमेंट होता है डेली बेसिस पे, उसका एक्शन क्या हो रहा है, उसका एक्शन हम लोग चार्ट को देख के समझ सकते हैं। जो लाइन होती है ना, जो कैंडलस्टिक होती है, वो एक्शन को जब हम लोग समझ के कोई स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। तो मेरा ये जो पूरा जो सिस्टम है वो पूरा टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है, ना कि फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड। ये बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया। बहुत से लोग जो सिर्फ टेक्निकल में इंटरेस्टेड हैं, प्लीज वॉच। बताइए सर। ठीक है। सो ये जो मैंने लिखा हुआ है ये RS बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड बाय अल्फा मोजो। सो हमारी जो कंपनी है, कंपनी का नाम है अल्फा मोजो फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू नो व्हाट बेसिकली स्टडीज आई हैव डन एंड दिस इज अबाउट मी। ओके, अभी हम लोग आगे चलते हैं। सो आपको ये जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, मतलब थोड़ा माफी चाहूंगा अगर थोड़ा सा लंबा हो गया ना ये पॉडकास्ट, बट गाइज आई एम टेलिंग यू, सी इफ यू सी दिस वीडियो विथ फुलेस्ट कन्विक्शन, और थोड़ा सा अब आप घाई नहीं करोगे और अच्छे से सुनिए, आई कैन टेल यू विथ शेयर अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस कि आपका नजरिया चेंज हो जाएगा स्विंग ट्रेडिंग करने का। सी मैं कोई क्लिक बेट नहीं बोल रहा हूँ या फिर मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, ये मेरा 8 साल का मेहनत है। जो स्ट्रेटेजी है खुल्लम खुल्ला बांटता हूँ मैं, एंड आप ये इसको यूज तो करके देखो। एंड ये जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा
आई एम सेइंग ओपनली, आप एमबी ब्रोकर के ऊपर जाके एएफएल लैंग्वेज होती है, कोडिंग लैंग्वेज, वो कोडिंग लैंग्वेज आप अगर आती है तो पूरा बैक टेस्ट करो मेरी स्ट्रेटेजी को। आपको लगता है ना कि प्रॉफिटेबल है, फिर इसको यूज करो, बट आई एम टेलिंग यू दिस वर्क्स फॉर मी, आई हैव बीन मेकिंग मनी यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी, सो दैट इज व्हाई इट इज माय पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी व्हिच आई एम टीचिंग यू। नहीं, बढ़िया है। और देखिए पब्लिक को भी मैं ये कहूँगा कि लंबा वीडियो हो, लेकिन जब ज्ञान बढ़िया मिलता हो ना सर, करेक्ट, तो थोड़ा लंबा हो तो चलेगा। लॉस से लंबा ज्ञान मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लॉस करने से अच्छा है कि लंबा ज्ञान मिले, प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है। तो चलिए सर बताइए क्या है स्ट्रेटेजी। सो पहला जो स्लाइड है ना, ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द ट्रेंड मोमेंटम। ओके, तो ये बेसिकली क्या है कि कोई भी स्टॉक को बाय करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि मोमेंटम क्या है। नाउ यू विल बी लाइक सुनील, ये ट्रेंड मोमेंटम क्या होता है? देखो, एक बात कभी भी आप ध्यान रखना, स्टॉक मार्केट में अगर पैसे बनने हैं, टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके वो ट्रेडिंग के अंदर पैसे बनने हैं, तो वहां पे आपको भागते हुए घोड़े को पकड़ना है। ओके, सो इफ आई गो बैक टू लाइक व्हेन आई डिड माय सीएमटी की लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 किताब उठा के कोई भी पेज खोल लो, मतलब मोर और लेस आपको उसके अंदर दिखेगा कि जो ट्रेंड है वो हमारा फ्रेंड है। जब तक कोई भी स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में नहीं है, मतलब एक रफ्तार से नहीं भाग रहा हो, मोमेंटम में नहीं हो, तब तक वो स्टॉक के अंदर ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। या मोमेंटम आने वाला हो, उसमें मोमेंटम आने वाला हो, दैट इज रिस्की। ओके, बीइंग अ सीएमटी आई कैन टेल यू, क्योंकि दैट इज लाइक आइडेंटिफाइंग द बॉटम। सर किसी को नहीं पता है टॉप और बॉटम क्या है, तो मैं बोलूंगा कि सेफ स्ट्रेटेजी क्या है कि जो स्टॉक मोमेंटम में है उनको ट्रेड करो। यानी उसने अपने आप को प्रूव कर दिया नीचे से थोड़ा तेजी दिखाकर। Exactly. मतलब वो घोड़ा ऐसा कह रहा है कि मैं चल चुका हूं, अब मैं दौड़ने को तैयार हूं बहुत तेज से। करेक्ट। तो मैं आपको ऐसा एग्जांपल देता हूं कि जो गाड़ी है, 2 गाड़ियां हैं, एक चल रही है 100 की स्पीड पे, एक चल रही है 60 की स्पीड पे। तो जो 100 की स्पीड पे जो गाड़ी चल रही है ना, वो ज्यादा मोमेंटम में है क्योंकि वो ज्यादा स्पीड में चल रही है। तो हमें वैसे स्टॉक ढूंढने जो सबसे ज्यादा रफ्तार में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये वैसा है ट्रेंड मोमेंटम बोले तो स्टॉक एकदम अप ट्रेंड में चल रहा है। अभी मैं डाउ थ्योरी वगैरह नहीं सिखाऊंगा कि हायर हाइस हायर लॉस, इतना आपको बेसिक पता होगा। तो मेरा जो तरीका है ट्रेंड मोमेंटम आइडेंटिफाई करने का, वो ये है कि आपका जो स्टॉक है डेली टाइम फ्रेम पे, एंड बाय द वे लेट मी टेल यू, स्विंग ट्रेडिंग जो होता है ना, बाय एंड लार्ज डेली पे ही होता है। बिल्कुल, यू कैन नॉट गो डाउन टू आवर्ली टाइम फ्रेम, यू कैन नॉट गो अप टू वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेडिंग करते हैं उसको पोजिशनल ट्रेडर बोलते हैं, जो मंथली पे करते हैं उनको इन्वेस्टर बोलते हैं। और जो स्विंग ट्रेडिंग होता है ना, बाय एंड लार्ज वो डेली टाइम फ्रेम पे ही होता है। सो कमिंग बैक टू व्हाट आई एम सेइंग, ये जो मोमेंटम आइडेंटिफाई करेंगे वो 3 EMA यूज करेंगे। ठीक है, एक होगा 21, एक होगा 50, एक होगा 200 EMA। अगर हमें स्टॉक बाय करना है ट्रेडिंग के लिए, भाई साहब आपका स्टॉक तीनों EMA के ऊपर होना चाहिए। ये कौन से टाइम फ्रेम पे? डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे। सो आई टोल्ड यू, मेरा स्ट्रेटेजी सिंपल होगा, सटीक होगा, पूरा ऑब्जेक्टिफाइड होगा। ठीक है, कि ये रूल होने चाहिए। तीनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है ना, मतलब समझ लो कि आपने जैसे बोला ना कि भागता हुआ घोड़ा। हाँ, तो जब डर्बी की रेस होती है ना, रेस कोर्स में, सो आई स्टेट महालक्ष्मी 7 रास्ता इन मुंबई, तो वहाँ पे ना रेस कोर्स बहुत पास में, महालक्ष्मी में रेस कोर्स होता है। हाँ, तो वहाँ पे डर्बी की जो रेस होती है ना, तो मेरे मतलब मैं देखने जाता हूँ, तो वहाँ पे जब लोग पैसे लगा रहे होते हैं घोड़े के ऊपर, वो कौन से घोड़े पे पैसा लगाते पता है? जो घोड़ा सबसे फास्ट भागेगा। बिल्कुल। और जो घोड़े की टांग टूट चुकी है वो सबसे पीछे भाग रहा होगा। तो अगर कोई स्टॉक ये 50 और 200 EMA के नीचे है ना, तो समझो कि वो घोड़ा की टांग टूट चुकी है और वो घोड़ा रफ्तार में नहीं भाग रहा है। तो इट इज लाइक, अगर घोड़ा रफ्तार से भाग रहा है तो 200, 50 और 21 EMA के ऊपर ट्रेड करेगा डेली टाइम फ्रेम। तीनों EMA के ऊपर होना चाहिए। चलिए, पहली कंडीशन होगी। सेकंड, हम लोग आ चुके हैं सेकंड स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे है डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स। ठीक है, अभी यहाँ पे इसका मतलब क्या है ना कि जो स्टॉक 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहे हैं उनको हाथ ही नहीं लगाना है। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो रूल है ना स्टॉक मार्केट में, वो है कि क्या एक स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है क्या, और अप ट्रेंड में चल रहा है नहीं चल रहा, वो एक तरीका है ढूंढने का कि क्या आपका स्टॉक 200 EMA के ऊपर है या नीचे है। तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये स्टॉक 200 EMA के जैसे ही नीचे गया, देखो कहाँ से, मतलब ये 3400 रुपए से सीधा आ गया ये 1200 रुपए। बिल्कुल। तो डाउन ट्रेंड चालू हो गया इसका। तो जब तक 200 के ऊपर था तो आप इसका ट्रेंड देखो कितना जबरदस्त था। यस, लेकिन जैसे ये नीचे गया 200 के नीचे, देखो इसने दम ही तोड़ दिया और फिर यहाँ पे पूरा स्टॉक नीचे की तरफ घुस गया। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक जो होते हैं उनको हाथ नहीं लगाना है। और पहले मैं आपको नेगेटिव एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आप देखो क्या नहीं करना है वो पता है ना, तो क्या करना अपने आप पता बहुत इजी हो जाएगा उसके लिए। बिल्कुल। तो ऐसे स्टॉक को हाथ नहीं लगाना है। जैसे अभी ये एक आपको स्टॉक बताता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ये वाला स्टॉक, ये स्टॉक है हमारा वॉकहार्ड का।
अभी जैसे ही ये देखो, जब तक ये 200 ईएमए के ऊपर था, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो कैसे मस्त ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन जैसे ही 200 ईएमए को नीचे की तरफ तोड़ा, ये देखो आप 450 के आसपास से स्टॉक सीधा 150 रुपए के आसपास आ गया। तो जैसे ही 200 ईएमए के नीचे जाएगा, उसने दम तोड़ दिया है। जैसे ही 200 के ऊपर जाएगा, मतलब वो अप ट्रेंड में आ चुका है। बिल्कुल। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमें वही स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करने की सोचनी है जो स्टॉक 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और 200 ईएमए देखना डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है। ओके, जैसे आपने 3 ईएमएस बताए थे, उनमें 200 ईएमए का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 200 ईएमए का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। 50 ईएमए का मतलब क्या है? मिड टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। और 21 ईएमए का मकसद क्या है? वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। सुनील जी, क्या 200 ईएमए को ऐसा कह सकते हैं कि ये 1 साल का एवरेज प्राइस है? क्योंकि लगभग 200 डेज हो जाते हैं, वर्किंग डेज अगर हम देखना चाहें ना, मार्केट के डेज, छुट्टियां वुट्टियां सब निकाल दे तो क्या 1 साल का एवरेज प्राइस भी हो गया अगर आप वैसे देखना चाहें तो? आई विल टेल यू, 200 ईएमए है ना, जितने भी बड़े हेज फंड मैनेजर्स हैं, आप यूएस में, क्योंकि हाउ डू आई नो दिस, क्योंकि जब मैं सीएमटी कर रहा था तो मैं भी किसको देख के सीखा हूं ना। ओके, इट इज नॉट समथिंग कि आई हैव क्रिएटेड एवरीथिंग ऑन माय ओन। सही बात है। इवन आई हैव बोरोड थिंग्स फ्रॉम द पीपल, आई हैव बोरोड थिंग्स फ्रॉम लाइक मार्क मिनर्विनी, व्हाट डू यू कॉल, ऑल द बिग ट्रेडर्स। ओके, जैसे एक किताब मैंने पढ़ी थी टेक्निकल एनालिसिस की, क्या नाम है, जॉन मर्फी, एडवर्ड एंड जॉन मगी। तो मैंने भी वहां से चीजें बोरो की हैं और फिर मैंने मेरा सिस्टम बनाया है। तो व्हाट यू सेड इज करेक्ट। 1 साल का मोटा मोटी एवरेज होता है 200 ईएमए, और 200 के नीचे है तो भाई साहब उसको हाथ ही मत लगाओ। अगर 200 के ऊपर है तो फिर सोचो कि मैं कहाँ ट्रेड लूंगा, कैसे लूंगा, जिसके ऊपर अभी आने वाले हैं। सिंपली ये ऐसा कहना चाह रहे हैं, 200 के नीचे इज डेंजर जोन, 200 ईएमए के नीचे डायरेक्टली डेंजर जोन है, उसको हाथ डालोगे तो हाथ जलने का चांस ज्यादा है। सही, बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं सर। ठीक है, जैसे ये स्टॉक था एक और, 200 के नीचे ही जैसे नीचे गया, देखो पूरा ठुक गया, लेकिन जैसे ही 200 के ऊपर था तो देखो कितना मस्त, बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। ओके, यस। और यहाँ पे जो नीचे देख रहे हो, ये दोनों ईएमए, ये 50 है और ये 20 है, लेकिन इसका 50 के भी ऊपर है, मतलब मिड टर्म ट्रेंड के भी ऊपर है, और 20 के ऊपर है, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड के भी ऊपर है। तो मोटा मोटी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तीनों ईएमए के ऊपर है प्राइस, यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम उस स्टॉक को ट्रेडिंग के लिए देखेंगे। अदरवाइज यानी मिड टर्म के लिए अगर वो पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म के लिए है, तो दैट इज सेकेंडरी थिंग, वो हमारे काम का नहीं है। मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ऑल 3 ट्रेंड्स शुड बी पॉजिटिव, तब हमें उस स्टॉक को कम से कम अपने लिस्ट में ऐड करना है। ठीक है, अभी भी ट्रेडिंग नहीं हुई है भैया, अभी सिर्फ ऐड हुआ है। यस सर, यस नेक्स्ट। तो ये क्राइटेरिया है ट्रेंड को फिल्टर आउट करने का। ठीक है, ओके, जैसे ये भी आप देख सकते हो, देखो 50 और नीचे की, मतलब देखो जब तक 200 के ऊपर था कितना मस्त था, जब जैसे 200 को तोड़ा और देखो तो फिर 20 और 50 के भी नीचे चले गया 200 के। बिल्कुल। इट मींस ओवर हियर द स्टॉक इज hovering below 3 all key EMAs. Okay, even 200 EMA के नीचे है, 50 के नीचे, 200 के नीचे है, भाई साहब उसको आप देखो ही मत। That's a no trade stock, और वो टाइम पे आप साइडलाइन पे रहो, वही स्टॉक देखना जो तीनों EMA के ऊपर ट्रेड कर। अब एक्चुअली पब्लिक इसमें ऐसा भी फंस जाती है ना कि बीच में सुनील जी टेम्पररी बाउंस आते हैं। ठीक है, और पब्लिक ये सोचती है लाइक बॉटम बन गया, इन टेम्पररी बाउंस में हमें जाना है, बट आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं सोचना है। वेट करो, भले ही वो टेम्पररी बाउंस परमानेंट बाउंस में कन्वर्ट हो, वेट फॉर द सेटअप कि वो तीनों ईएमए के ऊपर आए, उसके बाद देखो। मतलब कोई ऐसा हरी नहीं करनी कि उस टेम्पररी बाउंस में हम घुसे तो ही कुछ होगा। ये मिस्टेक बहुत ज्यादा ट्रेडर्स करते होंगे मेरे ख्याल से, बहुत ट्रेडर्स ये मिस्टेक करते हैं। मैं आपको एक सिंपल चीज बोलता हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, आप सर खाली है ना, अभी ये जो पूरा फॉल आया मार्केट में 27 सितंबर के बाद में, मार्केट पूरा घुस चुका है। ठीक है, निफ्टी 50 ठुक गया, क्लोज टू 19-20%। बिल्कुल। और मिड कैप्स घुस गए थे। ठीक है, मतलब दे टुक अ बिग नोज डाइव। आप मेरा स्ट्रेटेजी लगाओ, देखो जो स्टॉक 200 के नीचे गिरे ना सर, उनकी बैंड बज गई, उनकी बैंड बजी थी सर। और अभी कैसा है ना कि जो भी 200 के ऊपर जब तक नहीं आएगा, जब तक तीनों ईएमए के ऊपर नहीं आएगा, आप उसको देखो ही मत। बिल्कुल, मतलब वैसा है। ठीक है, आगे अगले स्टेप में चलते हैं कि अब लेना क्या है वो भी देखते हैं। करेक्ट। सो अभी वो जो एग्जांपल थे वो नेगेटिव एग्जांपल थे। नाउ लेट अस लुक एट द स्टॉक्स व्हिच आर अबाउट 200 ईएमए और कैसा अपसाइड दिखाते हैं। ये देखो एलएनटी का चार्ट है, 200 को तोड़ा, देखो कैसे ट्रेंड में गया। 51 एंड 20 ईएमए ट्रेंडिंग अपसाइड, ये भी ऊपर के साइड जा रहे हैं। प्राइस जो है वो तीनों ईएमए के ऊपर है। देखो स्टॉक का प्राइस मतलब कितना 1570 से सीधा 2300 चले गया। तो यानी सुनील जी, जिसमें मैं समझ पा रहा हूँ कि देखो इसमें 50, 21, 200 तीनों के ऊपर आया, और क्या इसमें ऊपर आते ही हमें बाय कर लेना है? मेरा क्वेश्चन उसके ऊपर मैं आता हूँ। अच्छा सर, अभी क्या सीख रहे हैं? सी आई टोल्ड यू, आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड मोमेंटम। ओके, अभी ट्रेड सेटअप आगे चलेंगे, ट्रेड सेटअप आगे करेंगे। ये तो खाली ये हुआ है कि भाई
देख क्या रहे हैं कि कौन से स्टॉक्स को हमें वॉच लिस्ट में ऐड करना है कि अप ट्रेंड में आ गया है, खाली ये हुआ है अभी हमारा बाय सेल कुछ नहीं हुआ है। ओके, इंपॉर्टेंट चीज है, आगे चलते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, ब्रेकआउट फ्रॉम 200 EMA, यहाँ पे देखो गया ओके ऊपर और यहाँ पे अगेन बाउंस बैक किया 200 EMA से, ठीक है, और ये भी एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक था, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस कम टू द एंटायर ट्रेडिंग सेटअप, ओके, कि कैसे ट्रेड सेटअप को देखना है और करना है। तो एक काम करते हैं, ये जो एग्जांपल है मैं पूरा लेके समझाता हूँ कि जब तीनों EMA के ऊपर होगा तो बाद में क्या करना है, ठीक है। ओके, सो सेटिंग अप स्टॉप लॉस यूजिंग पैटर्न बेस्ड स्विंग लो। तो जैसे ही कोई भी स्टॉक, तो कैसा है ना, मैंने बहुत स्मार्टली ये पीपीटी बनाया है। पहले मैं ग्राफिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है, तो लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो ये ग्राफिकल एग्जांपल है सेटअप का, फिर अभी प्रैक्टिकल पे भी चलेंगे। तो आपको जैसे ही कोई भी स्टॉक मतलब तीनों EMA के ऊपर दिखेगा, उसके बाद में एक पैटर्न मिलना चाहिए। वो पैटर्न क्या हो सकता है सुनील जी? That pattern could be HNS continuation. Okay. That pattern could be cup and handle. ठीक है. That pattern could be, I would say, ascending triangle. That pattern could be right angle descending broadening wedge pattern. That pattern could be falling wedge. That pattern could be bullish basing continuation pattern. That pattern could be bump and run reversal pattern. कोई भी पैटर्न, कोई भी बुलिश पैटर्न अगर हो, मतलब कोई भी ऐसा पैटर्न जिसमें कि बुलिश मोमेंटम आ रहा हो, आपके कहने का मतलब है कि वो देखना है, भले ही वो कप एंड हैंडल हो। HNS इन्होंने बोला दैट मींस हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर। सो हेड एंड शोल्डर कंटिन्यूएशन पैटर्न करके एक होता है, जो एडवर्ड एंड जॉन मगी ने अपने एक किताब है टेक्निकल एनालिसिस की बुक, उसमें बताया हुआ है। अच्छा, हाँ, तो मैंने वो वहां से वो बोरो किया। हाँ, तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो कोई भी पैटर्न चलेगा, ठीक है। बट एक चीज याद रखना, लोग ये चीज नहीं समझ पाते हैं, एंड इवन आई लर्न दिस फ्रॉम CMT, कि जब तक कोई भी पैटर्न, देखो दो टाइप के पैटर्न होते हैं, लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न है, शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न जब तक आप उसको नहीं बोल सकते हो जब तक वो जो चार्ट पैटर्न है 3 महीना पुराना नहीं है। अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज नोट करने लायक, एक बार वापस रिपीट करिए सर। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न्स का जो ड्यूरेशन होता है बनने का, वो 3 महीने का होना ही चाहिए, कम से कम, ठीक है। और जो शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न है उसका 3 वीक का ड्यूरेशन होता है। 3 वीक का ड्यूरेशन। हाँ, तो दो ही टाइप के पैटर्न होते हैं शॉर्ट टर्म। एक तो पेनेंट, आपने देखा होगा छोटा सा पेनेंट अपना सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा, और एक होता है हाई टाइड फ्लैग। जो फ्लैग पैटर्न और पेनेंट दो ही शॉर्ट टर्म पैटर्न है, बाकी ये दुनिया में जितने भी पैटर्न है सब लॉन्ग टर्म पैटर्न। बिल्कुल, ओके। जो कप एंड हैंडल है वो 3 महीने का होना चाहिए, तो आपको जो प्रोबेबिलिटी है रिटर्न बनने का वो काफी अच्छा होगा, क्योंकि उसका कंसोलिडेशन पीरियड ज्यादा है, कम से कम 3 महीने का है। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, लाइक ये चीज़ मैं भी नोट कर रहा हूँ। देखिए बहुत से छोटे छोटे कप एंड हैंडल बनते हैं, और वहाँ पे मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ वो ऐसे कुछ, ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट होगा, काम कर लूँ। अब लाइक मैं इसको बहुत बार लोगों को एक एक्सप्लेन करता हूँ कि जितना अच्छा बेस होगा, लाइक आप कप एंड हैंडल में भी देखेंगे तो 1 2 3 टाइम वो टकरा रहा है, नीचे जा रहा है, जितना अच्छा बेस होगा उतना अच्छा आगे का रेस होगा, मतलब इतना। तो अगर वो 3 महीने से कम का है, तो सुनील जी ने जो बात कही कि उसका बेस कम है, राइट, तो उसकी रेस भी कम ही होगी, या फिर उसमें संभावना कम हो जाएगी। और जैसा ये कह रहे हैं कि जितना बड़ा बेस होगा ना उतना अच्छा होगा, राइट? मैं सही समझ पा रहा हूँ इसको? यस यस यस, बिल्कुल। सो लाइक यू नो इन CMT वी कॉल इट दिस वे, so basically we call it this way, the bigger is the base, the higher in the space. Oh, very good. एक नया वर्ड सीखने को मिला। So the bigger is the base, the higher in the space. Okay. तो तो जैसे समझो कि एक पैटर्न है, इसके अंदर एक कप एंड हैंडल पैटर्न था। यहाँ पे इसमें स्टॉप लॉस पहले एंट्री कैसे लेंगे, ब्रेकआउट कैंडल देखनी है। ओके। और ब्रेकआउट, अगेन ये जो मेरे सारे जो खुद की ट्रेडिंग सिस्टम के एग्जांपल है वो मैं बता रहा हूँ। ब्रेकआउट कैंडल का जो साइज है वो 5 से 8% चाहिए। ब्रेकआउट कैंडल का साइज 5 to 8% होना चाहिए, मतलब जिस दिन ब्रेकआउट का क्लोज है, फॉर एग्जांपल मानो 100 रुपीज में ब्रेकआउट लेवल, ओके, और अब भी मेरी क्लोज आ रही है 102 पे, सो वहां पे वो कैंडल ओपन हुआ था 98 पे और 102 पे क्लोज आ रही है, सो इट इज मोर और लेस 5%, करेक्ट, तो चलेगा। और ये जो रूल है, मैंने विलियम ओनील की एक बुक है, ओके, वहां से मैंने उठाया हुआ है। तो अगर सुनील जी इसमें ऐसा होता, मान लो 100 रुपीज मेरा ब्रेकआउट लेवल है, 99 मेरा जो है वो ओपनिंग प्राइस है आज का जब मैं ब्रेकआउट कर रहा हूँ, एंड 101 इज माई क्लोजिंग प्राइस, सो इट इज 2% और 3%, तो एज पर योर सेटअप ये ब्रेकआउट वैलिड नहीं है, राइट? तो ये क्यों नहीं करना है, क्योंकि सर कभी भी आप याद रखो, ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना बड़ा ब्रेकआउट कैंडल आएगा ना, जितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल है, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है फ्यूचर में कंटिन्यूएशन होने की प्राइस। ओके, तो अगर आप देखोगे ना, मार्क मिनरविनी भी ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि एटलीस्ट 8% का ब्रेकआउट चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे। अच्छा, 8% का ब्रेकआउट चाहिए, मतलब 5 से 8% का। और ये मैंने जो रूल लिया है, विलियम ओनील है,
उन्होंने एक किताब लिखी थी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, विनिंग स्टॉक्स करके। ओके, हाँ ऐसी कुछ किताब का नाम है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसका ऑरेंज कलर का कवर है किताब का। तो आई स्टडीड दैट बुक एंड आई टुक दिस फ्रॉम देयर। तो मैंने ना ऐसे चारों साइड से करके मैंने मेरे खुद के सिस्टम बनाए हुए हैं। अब सुनील जी देखो, रिटेलर की मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात करूं एज ए रिटेलर होके, मान लो मेरे को कुछ भी मार्केट का नहीं आता, 8% भाग गया तो मैं तो कहूँगा अले मौका गया। तो मेरे को तो लगेगा मौका गया, जबकि एक्चुअल में मौका तो बन रहा है। सर देखो कैसा है ना, अब मैं अगेन 1 मिनट लेना चाहता हूँ। भाई साहब अपनी मेंटेलिटी को चेंज कर दो कि 2-5% चले गया है ना, तो वो नहीं बढ़ने वाला है। जितना बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल देखोगे और 5-8% का ब्रेकआउट कैंडल के बाद में बाय करोगे ना, तो आपका कंफर्मेशन मिल रहा है वहां पे कि अब ये स्टॉक की शुरुआत हो रही है जाने ऊपर जाने के लिए। और मैं जो बता रहा हूँ आपको एग्जांपल अभी आपको दिखेंगे, मेरी स्ट्रेटेजी अगर आप यूज करते हो ना, एंड सी आई एम नॉट टेलिंग यू कि यही काम करता है, बट आप इसको जाके तो देखो, आपको समझ में आएगा कि जब ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज करोगे, आपके जो रिटर्न्स है वो 20, 25, 30, 40, 50 और कोई स्टॉक्स, जब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बताऊंगा, आपके 1x 2x भी हो जाते हैं। तो आप ऐसा सोचो कि देखो मैं आपको सिंपल बात बोलता हूं, जब ब्रेकआउट देगा तभी ट्रेंड स्टार्ट होगा। बिल्कुल, आप ऐसा सोचो। तो जब ब्रेकआउट देगा ना, तो 5 से 8% का रहेगा, तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल है। ब्रेकआउट कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस लगा लो, और अगर वो समझो कि ब्रेकआउट कैंडल का लो और स्विंग लो का लो सेम है, तो जो स्विंग लो है ना वहां पे स्टॉप लॉस लगा लो, एंड जैसे ही अगले दिन ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस जाता है, देन यू बाय ओवर देयर। ओके, तो अभी तक जितना मैं समझ पाया, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि सबको समझ आए। लाइक डेली टाइम फ्रेम देखना है। ओके, स्टॉक जो है 21, 50 एंड 200 EMA तीनों के ऊपर होना चाहिए। देयर शुड बी अ पैटर्न कंफर्मेशन कि कोई पैटर्न बन रहा हो। देयर शुड बी द ब्रेकआउट ऑफ दैट पैटर्न, एंड द ब्रेकआउट कैंडल शुड बी एटलीस्ट मोर देन 5%। ओके, 5 to 8%। ओके, तो ऐसा होना चाहिए। एंड जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका नेक्स्ट डे या कभी भी अगर अगले दिन 1-2 दिन में उसका हाई करता है, देन ओनली आई विल एग्जीक्यूट माय ट्रेडिंग पोजीशन। और जो ब्रेकआउट कैंडल का लो होगा और द स्विंग लो, अगर वो दोनों बराबर हैं, तो उसको हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, राइट। तो अब सुनील जी एक चीज मेरा क्वेश्चन ही आ रहा है, लाइक मेरे बहुत से ऑडियंस के मन में भी आएगा, अगर कई बार मानो ब्रेकआउट ऐसा हुआ कि 15% स्टॉक भाग गया, अब मैं क्या करूं? तो इन दैट स्टॉक, सी अगेन आई टेल यू दिस थिंग, अगर बुल मार्केट है ना, तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि ब्रेकआउट रीटेस्ट करने आएगा स्टॉक। अच्छा, सो आई टेल यू दिस, अभी अगेन देयर इज अ स्टडी कॉल्ड दिस थिंग, जिसके अंदर आपको पता है गैप्स बनते हैं। तो लोग बोलते हैं कि जो गैप्स होते हैं वो हमेशा फिल होते हैं, नहीं होते हैं। अगर मार्केट बुल रन में है तो 70% ऑफ द टाइम आपके गैप्स फिल नहीं होंगे। बिल्कुल वही तरीके से अगर मार्केट बुल रन में है ना, तो इट इज लेस प्रोबेबल कि आपका जो स्टॉक है रिटेस्ट करने आएगा। लेकिन अभी जो कंडीशन चल रही है मार्केट की, जो पूरा निफ्टी 50 नीचे गिर चुका था, अभी वापस बाउंस बैक किया है, आई गेस क्लोज टू 10-12%। बिल्कुल बाउंस किया, और टोटल निफ्टी में 18.25% to 5% का करेक्शन हो गया था ऑलमोस्ट। हाँ, करेक्ट। और अभी 10 से 12% का वापस एक बाउंस आया, पुल बैक आया है। तो ऐसे टाइम में आपको है ना रीटेस्ट करने वापस स्टॉक आएगा। तो जब रीटेस्ट करने आता है और वहां पे आपको 5 से 8% का आपको अगेन रिवर्सल कैंडल मिलता है, तो वहां पे आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन दैट विल बी रिवर्सल ट्रेड। ओके, अब ब्रेकआउट ट्रेड नहीं होगा। बिल्कुल, जो वापस रेजिस्टेंस था, ये देखो, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे आता है, ओके, रिवर्सल करने। तो यहाँ पे जो रिवर्सल कैंडल है, और आप देखो कि रिवर्सल कैंडल अगर 5% की रहेगी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा हो जाता है। तो इसमें क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, जैसे कट द स्टोरी इनटू शॉर्ट, कि जो कैंडल 8% या 8% से नीचे का है और 5 से 8% के बीच का ब्रेकआउट कैंडल, बस उसी पे ट्रेड करूं। मानो कोई 15% भाग गया तो मैं एक बार वेट कर लेता हूं उसमें कि रीटेस्ट होगा तो देखूंगा, अदरवाइज नहीं भी मिलता तो मैं कोई अदर अपॉर्चुनिटी देखूं। क्या ऐसा कर सकता हूं? सर यू आर 100% राइट, क्योंकि मार्केट में है ना, लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन से स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है। जब आपको ये पता है ना, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है। बिल्कुल। सो कैसा है ना कि मतलब आप एक शादी में गए हो और वहाँ पे गुलाब जामुन भी है, रसगुल्ला भी है, और तारपीन भी है और घेवर भी है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या खाना है। मार्केट में ना 10 स्टॉक रहेंगे, 10 के 10 ब्रेकआउट दे रहे होंगे, बट यू शुड नो विच स्टॉक आई शुड बी ट्रेडिंग। बिल्कुल, जो स्टॉक मेरा मेरा जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई कर रहा है, वही स्टॉक में ट्रेड करूंगा। बिल्कुल, 15% भाग गया सर, भागने दो ना, वो 100 गुना भी हो जाए, आप वो स्टॉक हमें देखना ही नहीं है। ये आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा सर। बिल्कुल, इस बात से, शादी वाली बात से मुझे एक बात याद आई। राकेश झुनझुनवाला जी का एक कोट है कि शहर में 10 जगह पार्टी और मेरे पास 10 इनविटेशन है, मैं 10 की 10 पार्टी अटेंड नहीं कर सकता, मैं 1 या 2 जगह जाऊंगा। 10 पार्टी अटेंड करी तो मेरा पेट और हाजमा खराब हो जाएगा। सिमिलर थिंग, लाइक आपने कहा कि जहां एक्चुअल में आपको दिख रहा है ना कि वैल्यू है और सेटअप है,
वहीं पे हमें जाना है। अगर कोई ऐसा लगता है कि नहीं यार छोड़ दो इसको, तो जाने दो, मौके और भी बहुत मिलेंगे। करेक्ट, वेरी गुड। आगे चलते हैं सर इसमें। हाँ जी, तो अब थोड़ा मैं जल्दी चले जाता हूँ क्योंकि थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, तो सेटिंग अप स्टॉप लॉस यूजिंग पैटर्न स्विंग लो, ये एक पैटर्न होता है असेंडिंग ट्रायंगल करके। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, देखो ये जो ब्रेकआउट का जो रेंज है ना, ये उतना ही है जो मैं बता रहा हूँ, 5 से 8। ओके, तो ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर हम लोग एंट्री किया, आप अगर नोटिस करो तो, और फिर इसका जो लो था वो स्टॉप लॉस लगाया। यस, और ये इसी ब्रेकआउट कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। राइट, क्यों स्विंग लो क्यों नहीं लगाया? क्योंकि फिर ये 5 से 8% से ज्यादा नहीं जाना है अपने को। ओके, डेली टाइम फ्रेम है सर? यस, डेली टाइम फ्रेम है। ओके, और फिर बाद में देखो इसका अपसाइड देखो। यस, बहुत जबरदस्त रिटर्न है। ओके, और अपसाइड कौन से बेसिस पे होगा? 9 EMA के बेसिस पे। ये क्या है, मुझे थोड़ा समझाइए। सी अगेन, ये कैसा है ना कि आप जब ट्रेड ले लेते हो तो 9 EMA का ये EMA मूविंग एवरेज लगाइए डेली टाइम फ्रेम पे, और फिर जब तक आपका स्टॉक का प्राइस 9 EMA के नीचे क्लोज ना हो एक कैंडल। अच्छा, ओके, और फिर आप वो जो कैंडल क्लोज हुआ है 9 EMA के नीचे, वो कैंडल के नीचे दूसरा कैंडल बनना चाहिए, और उसका जो क्लोजिंग है वो पिछली कैंडल से लो के नीचे क्लोज होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा एक बार वापस रिपीट करता हूँ। मैं अपनी थोड़ी सी अपनी समझ के अकॉर्डिंग, इनके कहने का मतलब ये हो रहा है कि आपने बाय कर लिया, बाय करने के बाद आप उसको 9 EMA के साथ राइड करिए, और 9 EMA के नीचे जिस दिन क्लोज हो जाए, दैट इज योर अलर्ट पॉइंट। आप अलर्ट हो जाओ कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। और जिस दिन और जिस कैंडल ने 9 EMA के नीचे क्लोज किया है, अगर उसके लो के नीचे नेक्स्ट डे एक कैंडल और बन गई, दैट मींस यू शुड एग्जिट नाउ। बन गई, और वो जो कैंडल का जो क्लोज है वो उसके लो के नीचे हो रहा है, तो यानी कि अब आप एग्जिट ले लो। तो इसमें आप क्या कर सकते हो ना कि आई जस्ट टेल यू दिस थिंग, मेरा एक यूट्यूब चैनल है फाइनेंस विद सुनील करके। ओके, वहां पे मैंने एक वीडियो बनाया था 9 EMA का कमाल। ओके, एंड ये जो दोस्तों सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई किताब में नहीं मिलेगी एक्सेप्ट माई बुक्स। अभी जैसे ये जो आप किताब देख रहे हो, ये किताब मैंने रिसेंटली लिखी थी। तो आप मेरी कोई भी किताब देखोगे ना, सारी किताबों के अंदर मेरी जो स्ट्रेटेजी है सर, कहाँ से मैंने ना ऐसा कॉपी नहीं की, ये सब मैंने मेरी खुद की मेहनत है, जो मैंने खुद ने डेवलप की है और जो बिल्ड की है। ओके, तो ये जो 9 EMA का जो वीडियो है, ये मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जाके देख सकते हो, फाइनेंस विद सुनील के ऊपर। और ये जो सारी चीजें हैं, ये जैसे ये बुक आप देख रहे हो, इसके अंदर आपको दिखेंगे बहुत सारे प्रैक्टिकल चार्ट्स है, देखो। ओके, तो इसके अंदर भी मैंने बताया हुआ है, तो आप ये सब देखोगे तो वहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा। बट ये मैं ले जा सकता हूँ? डेफिनेटली, इट्स योर्स ओनली। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर। सो अभी ये जो 9 EMA का जो मैंने समझाया, ये स्टॉक जब तक 9 EMA को ब्रेक डाउन नहीं किया, तब तक हम लोग ने इसको एग्जिट नहीं करेंगे। और वो जो मेरी एग्जिट स्ट्रेटेजी जब तक नहीं आएगी, तब तक एग्जिट नहीं करना है। और अभी आप बोलो कि ब्रेकआउट दे दिया, क्या उसके बाद में चढ़ेगा क्या? सर, जब ब्रेकआउट देगा ना, तभी से उसकी शुरुआत हो रही है सर जाने की। ये देखो, ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया 625 के आसपास, 825 चलेगी, अब तक एग्जिट नहीं मिला था। यानी वो एक पैटर्न के अकॉर्डिंग एक रेजिस्टेंस जोन में नीचे जकड़ा हुआ था। हाँ जी। अब एक्चुअल में वो ब्रेकआउट दिया, तब अभी वो उस जकड़न से बाहर निकल के एक नई जर्नी की तरफ जा रहा है। यानी वो पिंजरे से निकल के अब नई डायरेक्शन में जा रहा है। समझो कि एक प्लेन था, वो रनवे पे भाग रहा था, लेकिन फिर जब ब्रेकआउट दिया तो रनवे से ऊपर चढ़ के आसमान में गया, टेक ऑफ किया। तो वैसा काइंड ऑफ, यू नो। तो आप ये जो देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, इसके अंदर मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे अपन एग्जिट करेंगे। ओके, तो जैसे ये जो 9 EMA का जो देख रहे हो आप लाइन, ओके, यहाँ पे एंट्री लिया, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे स्विंग लॉस स्टॉप लॉस है, 9 EMA लिखा हुआ है। ठीक है। ओके, ये देखो सेटिंग अप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बिल्कुल। ओके, तो जैसे ही जब तक 9 EMA के ऊपर था, इसके ऊपर रहेगा। जैसे ही फर्स्ट कैंडल 9 EMA को नीचे तोड़ा, और जो इसका लो मार्क कर दो, और फिर बाद में जो सेकंड कैंडल जो है प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज हो जाता है, यहाँ पे वी गॉट स्टॉप्ड आउट। ओके, और यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। आप ये स्ट्रेटेजी आप खुद यूज करके देखो, आई कैन गिव यू फुल कॉन्फिडेंस कि यू विल बी ब्लोन अवे अगर आप ये एग्जिट स्ट्रेटेजी यूज करते हो तो। बिल्कुल, दिख रहा है सर, इफेक्टिवनेस काफी अच्छा है। बिल्कुल। ओके, मैं अपने इनिशियल डेज में 9 EMA को काफी यूज करता था, जब मुझे कभी भी क्विक स्विंग करना होता था। बट जब जैसे कि हमारी बात हो रही है, तो मेरा फोकस जो वो ज्यादातर 200 EMA की तरफ ही रहा है आगे जाके। और जो भी लॉन्ग टर्म के अगर कोई ट्रेडर है जो ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, हमारे ऑडियंस है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो 200 EMA का जो आपने वो बताया ना कि उसके नीचे किस तरीके से गिरावट आती है, तो मैं चाहता हूँ एक बार आप उनके दिमाग में वो चीज डाल दें कि 200 EMA के नीचे आने के बाद में देयर इज नो वे, फिर वो बचेगा ही नहीं, फिर वो नीचे ही आएगा। और इसी तरह अगर आप स्विंग कर रहे हो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, सो वो आपके लिए 9 EMA हो गया है कि अगर इसके नीचे आ गया तो अब आप निकल जाओ, और अगर नहीं निकले तो देयर इज नो वे। राइट, सो आई विल मेक इट वेरी सिंपल। भाई साहब, आपको ट्रेंड सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड मोमेंटम। वो आप करते हो 20, 50, 200 तीनों के ऊपर है डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक। मतलब अभी स्टॉक मिल गया हमें,
कैसे आप वो स्टॉक को सिलेक्ट करोगे, कोई ना कोई पैटर्न चाहिए। सेकंड कंडीशन हो गया, असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, ओके, सेकंड कंडीशन हो गया, ठीक है। थर्ड कंडीशन ये है कि क्या वो जो पैटर्न बन रहा है वो 3 महीने का है क्या? हाँ बिल्कुल, ओके, मतलब वो पैटर्न का ड्यूरेशन। बाद में आपको देखना है उसका ब्रेकआउट कैंडल, बिल्कुल, ओके, ब्रेकआउट कैंडल क्या 5 से 8% है क्या? 8% है क्या? तो फिर आपको मैंने बता दिया कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस, और बाद में आपको लगाना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 9 EMA लगा के। मतलब इसमें मेरा कोई टारगेट सुनील जी नहीं कह रहे हैं कि आप फिक्स कोई टारगेट रखो। तो टारगेट आप ऐसा रख सकते हो जो पैटर्न बेस्ड टारगेट होता है ना, जो पैटर्न के अंदर मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में डेप्थ वाला, वहां पे आप 50% क्वांटिटी निकाल दो, 50% क्वांटिटी 9 EMA पे ट्रेल कर दो। हाँ, अंडरस्टूड। अगेन वन मोर थिंग, आप ये सारी चीजें देखते हो, दिस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन, बट देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड वॉल्यूम एक्शन। ओके, जो बड़े लोग जो भी स्टॉक को बाय कर रहे हैं, उनकी फुटप्रिंट, उनके मतलब वो कहाँ पे बाय कर रहे हैं, कितना स्टॉक बाय कर रहे हैं, वो हम लोग देख पाएंगे वॉल्यूम एक्शन के अंदर। ओके, सो प्राइस एक्शन टिक होना प्लस वॉल्यूम एक्शन भी टिक होना जरूरी है। ये नोट करने वाली बात है। ये कह रहे हैं प्राइस एक्शन तो अपने को चेक करना ही करना है, सुनील जी वॉल्यूम भी चेक करते हैं, राइट? हाँ जी, हाँ तो जी। वॉल्यूम में आप क्या चेक करते हैं सर? वॉल्यूम में ये चेक करता हूँ कि जो एवरेज वॉल्यूम है पिछले 20 दिन की, क्या वो 20 दिन की एवरेज वॉल्यूम के ऊपर है क्या? मैं एक बार वापस रिकॉल कर लेता हूँ। एवरेज वॉल्यूम 20 दिन का, हाँ जी, राइट? 20 दिन का ही एवरेज वॉल्यूम चाहिए, मतलब उससे पीछे का डाटा का हमें कोई लेना नहीं, मतलब लास्ट 20 डेज का चाहिए। ओके, 20 डेज का हमने तो एवरेज वॉल्यूम ले लिया। वो जो वॉल्यूम इंडिकेटर है ना, उसके ऊपर जाके आप डबल क्लिक करोगे ना, EMA करके आता है, उसको टिक करोगे तो वॉल्यूम के ऊपर EMA हाँ, वो आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर आगे, हाँ जी, तो फिर अगर वॉल्यूम एक्शन है तो देखो अभी आपको ये जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल आया, ये देखो आप नोटिस करोगे ना, एक पैटर्न बन रहा था, फॉलिंग वेज कंटिन्यूएशन पैटर्न, ब्रेकआउट आया, स्टॉप लॉस लगाया, ब्रेकआउट कैंडल क्योंकि स्विंग लो भी इधर था। ओके, फिर यहाँ पे नाइस वॉल्यूम देख सकते हो आप, नाइस वॉल्यूम में 20 डे के ऊपर ही कई वॉल्यूम है, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम बिल्डअप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा जो वॉल्यूम एक्शन का है ना, उसके अंदर मैं 3-4 चीजें देखता हूँ, कोई वॉल्यूम स्पर्ट है क्या, वॉल्यूम बिल्डअप है क्या, वॉल्यूम पॉप आउट है क्या, और मतलब वॉल्यूम अक्यूमुलेशन है क्या, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। तो मेरा वॉल्यूम के ऊपर कभी है ना, फ्यूचर में अपन है ना अलग से ऊपर तो बात करनी पड़ेगी, कभी ना कभी करेंगे, क्योंकि मैं पर्सनली वॉल्यूम को लेके अभी तक इतना ज्यादा वो करें ना, बहुत ज्यादा सीरियस। हाँ, वॉल्यूम देखते हैं, बट इतना जो आप बता रहे हो, इतने भारी भारी वर्ड यूज कर रहे हो भाई। नहीं, तो वॉल्यूम को देखने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे आप प्राइस एक्शन का एनालिसिस करते हो, वैसे वॉल्यूम एक्शन का भी एनालिसिस अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। तो मोटा मोटी आप याद रखो कि क्या वॉल्यूम का बड़ा बार लग रहा है क्या। ओके, तो बड़ी पार्टी बाय कर रही है, और यहाँ पे देखो तो हाँ, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, तो 9 यहाँ पे बहुत सारे टाइम 9 EMA के नीचे स्टॉक आया, लेकिन क्या सेकंड कैंडल भी ये कैंडल के नीचे क्लोज हुआ क्या? नहीं हुआ, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, नहीं हुआ। यहाँ पे ना आपको जो फेक मूव होते हैं मार्केट में, उससे बचा लिया ये 9 EMA ने। ओके, 9 EMA ने बचा लिया, और साथ में हमारे वो डिसिप्लिन ने कि भी उसके लो के नीचे सेकंड कैंडल क्लोज होगा, देन वी शुड एग्जिट, अदरवाइज वी शुड कीप होल्डिंग दैट। तो वो यहाँ पे हुआ है, देखो इधर, तो यहाँ पे जाके हम लोग निकले, कहाँ पे एंट्री लिया 37,000, और ये 72,000 के आसपास जाके निकले। तो सर ये हो गया कि हमने इसमें अच्छा स्विंग करके प्रॉफिट कमा लिया, राइट? क्लोज टू 70-80% का अपसाइड, बहुत अच्छा रिटर्न बन गया। एंड या करेक्ट, इन लेस देन आई थिंक 6 months वो हम कर रहे हैं। yes, तो बहुत अच्छा रिटर्न हो गया। और इसमें क्या होता है फिर आगे, आप और क्या करते हैं? और फिर मैं आपको मतलब वही सेटअप बताता हूँ अभी आगे, ठीक है? कि ये देखो, ये एक दूसरा सेटअप है, इसके अंदर HNS पैटर्न था, ब्रेकआउट कैंडल मिला, ब्रेकआउट कैंडल का लो स्टॉप लॉस, और एंट्री यहाँ पे लिया ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर, 9 EMA लगाया स्टॉप लॉस। जैसे 9 EMA का फर्स्ट कैंडल नीचे गया, सेकंड कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे आ गया, तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लिया। ओके, और यहाँ पे जो पैटर्न बना, ये 200 के ऊपर था, 50 के ऊपर था, 20 के ऊपर था। तो ये सारा जो स्टॉक बता रहा हूँ ना, ये सारे मतलब मैं बता रहा हूँ कि कैसे स्टॉप लॉस लगाया, और स्टॉप लॉस लगाने के बाद में कहाँ पे एग्जिट किया। देखो, मुझे स्ट्रेटेजी भी समझ में आ गई, टारगेट भी समझ आ गया, जब बाय करना है उस टाइम मेरा एसएल क्या रखना है वो भी मेरे समझ आ गया, और मुझे उसको ट्रेलिंग करके कैसे निकालना है वो भी मेरे समझ आ गया। ठीक है, अब मेरे को थोड़े से कुछ और चीजें हैं जो आपसे बात करनी है। मैं खुद एज अ मानो आपसे एज अ ब्रदर, या एज आप मान के चलिए कि कोई रिटेल इन्वेस्टर आपसे पूछ रहा हूँ, 10 लाख रुपए कैपिटल है, इसका अलोकेशन कैसे करूँ? लाइक मैं स्विंग में कितना डालूं, मैं इन्वेस्टमेंट में कितना डालूं, मैं कैसे करूं? मेरे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा गाइड करो उस पर। सर, बीइंग अ फाइनेंस गाय, I'll give you my honest opinion. Okay, I cannot lie. Okay, I am always truthful. जो सच्ची बातें मैं बताऊंगा। 10 लाख रुपया है ना, ये आपका हार्ड एंड मनी है। कभी भी क्या होता है ना, जैसे CFP में हमें सिखाया जाता है, CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके अंदर हमें सिखाया जाता है कि आपका कभी भी 80% का जो सेविंग का पैसा है, दैट शुड गो फॉर वेल्थ क्रिएशन।
वेल्थ क्रिएशन। ओके, ठीक है। सो अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने आता है तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा डाल दो, ओके, या नहीं आता तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। अच्छा सर, एक इस पे भी एक क्वेश्चन है मेरा कि लाइक आपने कहा फंडामेंटल एनालिसिस आता है, तो सर फंडामेंटल एनालिसिस में आदमी देखे तो देखे क्या, लाइक एक रिटेल इन्वेस्टर क्या, क्योंकि देखिए मेरा एक क्वेश्चन रहता है जो मैं बहुत बार सोचता भी हूँ और बहुत लोगों को बोलता भी हूँ कि लाइक पेपर स्टॉक का अगर फंडामेंटल एनालिसिस करोगे उस इंडस्ट्री का तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होगा, उसका पी रेशियो अलग चलेगा और उसका एवरेज पी भी अलग आएगा, सब अलग होगा, उसका पीजी रेशियो अलग आएगा, उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अलग होगी। लेकिन वही जब आप किसी स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी का एनालिसिस करोगे तो डिफरेंट होगा, किसी आईटी बिजनेस का करोगे डिफरेंट होगा। सो फंडामेंटल में बहुत से लोग जो एक क्वेश्चन सोचते हैं कि कोई फिक्स सेट ऑफ रूल होता है, हमें फंडामेंटल एनालिसिस सीखने को मिल जाए, क्या ऐसा होता है या फंडामेंटल सीखने के लिए समय बहुत लंबा लगता है? सर आप चाहो ना तो फंडामेंटल 2-3 तरीके से सीख सकते हो। आप कॉन कॉल को पढ़िए, ठीक है, ओके, जो कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को पढ़िए और कंपनी की वेबसाइट पे जाके बिजनेस मॉडल को समझिए, ठीक है, ओके, पी रेशियो, पेग रेशियो, दीज आर नंबर्स, ओके, ये आपको स्क्रीनर के ऊपर मिल जाएंगे। बट अगेन आई विल नॉट गेट इनटू दैट। हाउएवर आई एम सेइंग कि अगर आप फंडामेंटल करते हो, आपको आता है, तो आप लॉन्ग टर्म डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा डाल सकते हो। बट अगर आपको नहीं आता है फंडामेंटल करना, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू डालिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप मार्केट में पैसे डालिए। सेकेंडली, ये जो 80% पैसा है वो इन्वेस्ट करना है आपको, ठीक है, और जो 10 लाख थे ना उसमें से 20% जो 2 लाख बचे वो आप ट्रेडिंग के अंदर डाल सकते हो, क्योंकि अगर आपने 20% पैसे गवा दिए ना, दैट इज ओके, बट यू कैन नॉट लूज योर 80% अमाउंट, बिकॉज दैट हैज टू गो फॉर वेल्थ क्रिएशन फॉर द लॉन्ग टर्म। बिल्कुल। यानी सर के कहने का मतलब जो मुझे समझ आया कि अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस आता है, अब ये पता कैसे चले आता है कि नहीं आता है, तो अगर आपने पास्ट में फंडामेंटल देख के प्रॉफिट्स कमाए हैं, आपने अच्छे स्टॉक्स पिक किए हैं, उनमें 2x 3x रिटर्न निकाले हैं, तो दैट मीन्स आपको फंडामेंटल आता है, और नहीं निकालें दैट मीन्स हमें फंडामेंटल नहीं आता। अब सर मान लीजिए किसी को 10 लाख की कैपिटल है, फंडामेंटल नहीं आता, अब वो कैसे करेगा? ओके, तो आप बोल रहे हो कि अगर 10 लाख रुपया है, फंडामेंटल नहीं आता, हाँ, इट इज नीडलेस टू से आपको जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको डाल देना चाहिए। हाँ जी। अब अगेन म्यूचुअल फंड के अंदर भी कैसे फंड को सिलेक्ट करें, तो अगर आपको फंडामेंटल नहीं आता है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा डालिए। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। कुछ एक आपने इतना मार्केट में एक्सपीरियंस लिया, 10 साल से आप मार्केट में हैं, कॉमन मिस्टेक्स आपको क्या लगती है जो कि ट्रेडर्स करते हैं? कॉमन मिस्टेक्स जो कि आपको लगता है कि हर ट्रेडर करता है। देखो, सबसे पहला जो मिस्टेक है, जल्दी कवर करेंगे क्योंकि दीज आर सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस, ओके। सबसे पहली मिस्टेक है, एक आदमी सोचता है कि मैं मार्केट में आते ही 100 का 200 कर दूं। हाँ बिल्कुल भाई साहब, कभी नहीं होने वाला। बिल्कुल, ओके, ठीक है। आपको इसको बिजनेस की तरफ ट्रीट करना पड़ेगा। आप खाली सोचिए कि आपको कुछ बिजनेस करना है तो आप अपने फ्रेंड को पूछोगे, मार्केट में जाओगे, वहां कोई शॉप में काम करोगे, कोई फैक्ट्री में काम करोगे, या फिर कोई इंटर्नशिप करोगे, फिर आप वो सारी चीजें सीख के वो बिजनेस की तरह उसको समझ के फिर आप उसके अंदर डुबकी लगाओगे। यहाँ पे जब स्टॉक मार्केट की बात आती है तो सर आप यहाँ पे 100 का 200 कमाने की क्यों सोचते हो डे वन से? बिल्कुल, तो आपको इसको बिजनेस की तरह कंसिडर करके आपको समझना है कि इसमें मेरे को 1-2 साल लगेगा, और आप ऐसी रकम लेके आइए जो आप लूज करने के लिए तैयार हो मार्केट में, और वो लॉस भी हो गया ना तो आप उसको ट्यूशन फीस समझो, और फिर वो अगर तरीका अपनाओगे ना तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। मैं जो समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से, दैट इज कीप योर माइंड अंडर योर कंट्रोल। भले ही कोई भी पोजीशन क्यों ना हो, किसी भी टाइप की सिचुएशन क्यों ना हो, माइंड को ऐसे रखो कि मैं मार्केट में अगर नुकसान भी कर रहा हूँ तो दैट इज द फीस दैट आई एम पेइंग टू द मार्केट, कि ठीक है मैं सीख रहा हूँ, उसकी फीस दी है। तो अपने दिमाग में ये नेगेटिविटी नहीं लानी कि यार मैंने नुकसान कर दिया है या कुछ कर दिया। एक चीज और सर, स्टॉप लॉस का आपकी नजरों में क्या इंपॉर्टेंस है? मुझे इसका आंसर चाहिए। सर आई कैन नॉट टेल यू कि कितना, मतलब ये इसकी जो महत्वपूर्णता है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस लगाना, मैं नहीं स्ट्रेच कर सकता। ये पॉडकास्ट के अंदर इतना इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस लगाना। तो जब भी आप ट्रेड कर रहे हो ना सर, आप एक चीज समझो, देखो मैं आपको खुद को बोलता हूँ, जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं हमारे कंट्रोल में क्या है, कौन सा स्टॉक में ट्रेड करना, हमारे कंट्रोल में क्या है, कितना रिस्क कर सकता हूँ स्टॉक के पीछे, क्या आपको पता है कितना प्रॉफिट मिलने वाला है? किसी को नहीं पता है। तो सर आप वही चीजें कंट्रोल करो ना जो आपके कंट्रोल में है। एग्जैक्टली। आपका जो पैसा कितना बनने वाला है वो कंट्रोल में नहीं है, कितना स्टॉप लॉस लगा सकते हो वो कंट्रोल में है। तो आपको सर हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करना है। अब एक बात बताइए सर, ये तो मैंने मान लिया चलो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करेंगे। एक क्वेश्चन जो सब ऑडियंस के दिमाग में होगा, कई बार मार्केट की वॉलेटिलिटी है ना बहुत वाइल्ड होती है, किलिंग होती है, एकदम किलिंग मूव्स आते हैं जिनको आप कहते हो कि एकदम यार ये तो उड़ा देने वाली सी मंदी आती है और उड़ा देने वाली अचानक तेजी आती है। उस टाइम पे माइंड को स्टेबल कैसे रखा जाए? लाइक मैं उस टाइम पे जैसे कभी दिखता है ना कि कुछ ऐसा हो रहा है,
तो मैं पर्सनली ट्रेड बंद कर देता हूँ कुछ समय के लिए कि एक बार शांत हो जाओ। आप क्या करते हैं और आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे वो बताइए। सी वेरी सिंपल, वॉलेटिलिटी आ रही है तो जो हमारा मार्केट है वो ज्यादा स्विंग करेगा 200 के ऊपर नीचे वो टाइम पे मतलब हमें ट्रेड ही नहीं लेना है। एग्जैक्टली ठीक है, आप समझ रहे हो। नहीं और मैं इस चीज को लेके खुश हूँ कि मेरा व्यू ठीक था, मेरा अपने लिए व्यू ठीक था। हाँ, मैं इस चीज को लेके बड़ा खुश हूँ। करेक्ट ठीक है। और वैसे जो रूल मैंने बताए वो रूल आपको फॉलो करने हैं और मार्केट ही खुद 200 EMA के नीचे है तो ट्रेड करने की बात ही नहीं बनती। सर कई बार क्या होता है कि देखो एसएल कई लोग फॉलो नहीं कर पाते, हाँ जी, और लॉस मेकिंग स्टॉक हो जाते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसा करते होंगे। उनके क्वेश्चंस पता है क्या रहते हैं, लाइक आप वीडियो के कमेंट के नीचे भी देखो, ये स्टॉक 1700 पे लिया था अब 700 आ गया, एवरेज कर लूँ क्या? व्हाट वुड यू सजेस्ट सर? क्योंकि उन्होंने एसएल तो फॉलो किया नहीं है और वो बोलते हैं हमने फंडामेंटल देख के कंपनी को परचेज किया था। अब वो क्या करे? क्या एवरेजिंग करनी चाहिए ऐसे माहौल में? एक चीज हमेशा ध्यान रखो, हाँ, अगर आप एवरेजिंग करने का सोचते हो ना, आप समझ लेना कि एक जो गिरता हुआ चाकू को आप पकड़ रहे हो। गिरता हुआ चाकू है, आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, आपको और हाथ को काट के नीचे नीचे जा सकता है। तो यू आर कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ। आप कभी भी कोई भी स्टॉक को एवरेज मत करो, क्योंकि वो जो घोड़ा भाग रहा था ना वो लंगड़ा हो चुका है और अब वो हारने की कगार पे आने वाला है और आप उसको एवरेज कर रहे हो, आप और ज्यादा पैसा डुबाने वाले हो। सो नेवर एवर एवरेज। अब जैसे कि मार्केट देखिए, अभी हम लोग मई 2025 में है अभी। अब आपको नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मार्केट का व्यू आपको क्या लगता है आने वाले साल भर के लिए, और किस सेक्टर पे या किन सेक्टर्स पे आपको ऐसा लगता है, वी विल नॉट टॉक अबाउट द स्टॉक एंड ऑल, लेकिन किस सेक्टर पे ऐसा आपको लगता है कि यार यहाँ पर है ना रिटेलर को अपनी नजरें रखनी चाहिए? आई एम नॉट टॉकिंग कि लाइक उनमें अभी ब्रेकआउट होगा, अभी कुछ हो, बट वो नजरों में रखे, उनकी स्टडी करे, ऐसे कोई सेक्टर है आपके नजर पे? सो सबसे पहली बात तो मार्केट 2021 के मतलब 20 के बाद में जब जो पूरा बाउंस आया तब से मार्केट हैज बीन ऑन स्टेरॉइड्स। मतलब ऐसा लगता है कि उनको किसने स्टेरॉइड का इंजेक्शन मार दिया, मार्केट ने ऐसा रिटर्न कमाया। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न देखो, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, तो 25-30% का कैगर दिया है। तो मेरे हिसाब से आने वाले समय के लिए इतना आपको बुलिश नहीं रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बट क्योंकि ये पॉडकास्ट जो है वो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर है, तो आपको वो सेक्टर के ऊपर ध्यान रखने हैं जो सेक्टर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जिनमें इस मार्केट की गिरावट का कुछ खास फर्क नहीं पड़ा तो है। जैसे आप फार्मा देखो, वो काफी अच्छा कर रहा है। आप फाइनेंस को देख सकते हैं, फाइनेंस भी ऐसा ही कर रहा है कुछ। प्राइवेट बैंक्स को देख सकते हो, फार्मा को देख सकते हो, फर्टिलाइजर स्टॉक्स आप देखो। मतलब अगेन आई एम टेलिंग यू इंडिविजुअल स्टॉक्स, आई गेव द डिस्क्लेमर आल्सो। आप अवंती फीड को देखिए, आप फर्टिलाइजर स्टॉक्स को देखिए, आपको समझ में आएगा कि मतलब क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है। बिल्कुल। अब एक चीज और देखिए, अब ये सारी बात हो गई हमारी ट्रेडिंग और उस जर्नी की। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ, लाइक आप रिसर्च एनालिस्ट है, सेबी के साथ रजिस्टर्ड, तो एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के लिए क्या लिमिटेशंस होती है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? मैंने सुना है शायद आप खुद ट्रेड नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है? करेक्ट। तो आप बोल रहे हो कि सेबी के लिमिटेशंस, काफी लिमिटेशंस होते हैं। उसमें एक सेट ऑफ डेज होते हैं, अगर आप पहले ट्रेड ले रहे हो तो वो सेट ऑफ डेज के पहले ट्रेड लेना है। अच्छा। और अगर आपने कोई कॉल आइडिया दे दिया अपने प्राइम मेंबर्स को, जैसे हम लोग देते हैं, तो फिर हम लोग को है ना वो रुकना पड़ता है, वो सेट ऑफ डेज के बाद में हम लोग बाय कर सकते हैं। ओके। और मतलब बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, यू कैन नॉट। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ कि मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं ना, उनके वीडियोस के नीचे भी लोग कमेंट करते हैं कि अगर आपको पता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप खरीद लो। लेकिन अब मैं उनको बताना चाहता हूँ ये इसीलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि इनके ऊपर लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस होती है, और उन्होंने इस बिजनेस को चूज किया है कि मैं लोगों को इसका जो फायदा है वो देना चाहता हूं, मैं खुद इसका फायदा नहीं ले रहा हूं, और उसमें सेबी की रेस्ट्रिक्शंस है, इसलिए ऐसा होता है। आई थिंक उसको फ्रंट रनिंग का केस माना जाता है शायद, है ना? हाँ, उसको फ्रंट रनिंग बोलते हैं, सर्कुलर ट्रेडिंग बोलते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। बिल्कुल। और एक चीज मुझे बताइए कि बहुत से लोग जो अभी की डेट में सेबी का रजिस्ट्रेशन लेने से डरते हैं, ओके, इंक्लूडिंग मी, मैं भी आज से 4 महीने पहले डरा हुआ ही था, जब तक एकदम वो ऐसा नहीं लगे ना कि अब प्रेशर आ गया, तब तक तो इसीलिए डर रहे थे कि भाई यहाँ पे बहुत सी लिमिटेशंस आएगी। तो आपको क्या लगता है, आप जब यहाँ पे मार्केट में आ रहे थे उस वक्त तो और भी काफी स्ट्रिक्ट रूल थे, अब तो रूल्स में थोड़ा सा इन्होंने जो है वो रिलीफ दिया है, तो उस वक्त आपका माइंडसेट क्या था कि मुझे सेबी रजिस्टर्ड होना है? सर, सेबी रजिस्टर्ड इसीलिए हुआ हूँ बिकॉज हम जो ट्रेडिंग करते हैं, ओके, और हम लोग जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, ओके, दोनों में बहुत सारा डिस्टिंक्शन है, बहुत बड़ा। ओके, तो अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, डेफिनेटली मेरे को वो रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है, और बिकॉज आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग कंटेंट ऑन ट्विटर, यूट्यूब, सो आई हैव टू अबाइड बाय द लॉज ऑफ द गवर्नमेंट और द द वॉचडॉग।
ठीक है। तो सेबी ये जितने भी रूल्स ये जो ये जो मूव लेता है कि अब ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, वो सही है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सेबी इज वर्किंग इन द फेवर ऑफ रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स। उनका जो जो हार्ड एंड मनी है उसको सेव करने की और उसको सेफगार्ड करने की कोशिश करता, ताकि लोग गुमराह होके अपना पैसा लुटाए नहीं मार्केट में। यस, जैसे कि कई थंबनेल में ऐसा रहता है कि ये वाला स्टॉक ले लो, करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, उनकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। करेक्ट। यस, तो बाय एंड लार्ज आई वुड से कि जो सेबी डिसीजन ले रहा है वो सही ले रहा है, बट अगेन अगर आप रेगुलेशंस की बात करोगे, मैं बोलूंगा कि पहले से टफ रूल अब ज्यादा हो गए हैं। ये आसान नहीं हुआ है सर, बिल्कुल, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों ने सरेंडर करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल, ये मैंने भी नोटिस किया था। ओके, क्योंकि अब इतने कंप्लायंस आ चुके हैं। सो बाय एंड लार्ज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कंप्लायंस को झेल सकते हो तो आप यू विल बी कंटिन्यूइंग टू डू आरए का दिस थिंग, एंड अगर आप कंप्लायंस नहीं झेल सकते हो देन इट्स अ टफ थिंग फॉर यू। यस, ओके, डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। सुनील जी के साथ इतना डिस्कशन हमारा हो गया है, अब आइए इनके साथ कुछ मस्ती मजाक वाले फन फायर रैपिड राउंड के ऊपर चलते हैं। सर, आपको क्विक आंसर देने में कुछ क्वेश्चंस करूंगा आपसे, और इन क्वेश्चंस का आंसर लेंगे तो पता चलेगा इनके माइंड में इंस्टेंट थॉट क्या आता है। आपका फेवरेट इंडिकेटर सर, अगर कोई है तो? मेरा फेवरेट इंडिकेटर है प्राइस। ओके, वेरी गुड। ट्रेडिंग करते वक्त आप चाय लेना पसंद करते हैं, कॉफी? चाय। ओके, वेरी गुड। एक ट्रेडिंग मिस्टेक जो आप चाहते हैं कि आप दोबारा कभी रिपीट नहीं करेंगे? वो स्टॉक में ट्रेड करना जो स्टॉक्स तीनों ईएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। मतलब अपने सेटअप के ऊपर ही वापस आ चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल। एक मेरा बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, शादी संभालना मुश्किल है, पोर्टफोलियो संभालना मुश्किल है? ओके, सर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सब्जेक्टिव आंसर होगा। सर, आपने इतना टाइम ले लिया, इसका मतलब मैं समझ चुका हूँ इसका आंसर, आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर बोल पाते तो आप डायरेक्टली बोल देते। डेफिनेटली। सो आंसर इज अ नीडलेस टू से। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट, ज्यादा पैसा किस में लगता है आपको? डेफिनेटली, मतलब स्टॉक मार्केट, देयर इज नो सेइंग अबाउट इट। ठीक है। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, ज्यादा थ्रिलिंग क्या है? ट्रेडिंग थ्रिलिंग है, बट मनी इज मेड बाय सिटिंग, सो यू हैव टू कीप इन दैट माइंड एज। ओके, नॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। गोल्ड या क्रिप्टो, इमरजेंसी के टाइम पे कौन सा सेफ है? भाई साहब, क्रिप्टो तो कतई नहीं। ओह, नॉट इट। ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस, दोनों के बीच एक चूज करना हो, व्हाट विल सुनील भाई प्रेफर? टेक्निकल एनालिसिस। ओके, वेरी गुड। और ये बताइए, ट्रेडिंग करने में ज्यादा काम आता क्या है, लक या स्किल्स? ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा। भाई अगर आप सोच रहे हो ना कि लक, भाई आप है ना सटोरिया माइंडसेट वाले हो। ठीक है, तो डेफिनेटली स्किल ही काम आती है। या बिल्कुल। एक ऐसी मार्केट मिथ जो आप तोड़ना चाहते हैं कि यार ये फालतू की मिथ है? लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट एक मनी मेकिंग मशीन है। लेट मी टेल यू लाउड, भाई नहीं है। ओके, ये सबसे टफेस्ट बिजनेस है वर्ल्ड का। बिल्कुल। पैसा डबल करने का कोई फास्टेस्ट फॉर्मूला आपके पास? राष्ट्रीय लॉटरी पे जाइए, लगाइए पैसा। सर, मेरे पास इससे भी बढ़िया एक है, मैं बताऊं, 21 दिन में अक्षय कुमार पैसा डबल करके देता है। दैट इज मोर। ओके, वो बहुत अच्छा है, उससे अच्छा है। yes, तो okay. वो भी ट्राई कर सकते हैं। यस, बिल्कुल। आगे और बताता हूँ, क्या कहा आपने कभी फोमो में बाय किया और फियर में सेल किया है? मतलब ये क्वेश्चन आई थिंक, मतलब बहुत बार जब मैं स्टार्ट किया था, और अभी भी हम लोग शिकार हो जाते हैं इस प्रॉब्लम का। थैंक्स फॉर बीइंग ऑनेस्ट। देखिए कितना ऑनेस्ट आंसर है, इन्होंने साफ साफ बताया कि ये ऐसा होता है, और ये रियलिटी है, सबके साथ होता है। बिल्कुल। ओके, एंड एक बात बताइए, एक स्टॉक मार्केट, अगर एक स्टॉक आपको लाइफ टाइम होल्ड करना पड़े तो वो कौन से सेक्टर का होगा? बस मुझे वो जानना है। बैंकिंग एंड फाइनेंस। ओके, नोटेड। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या जरूरी है आपके अकॉर्डिंग? फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी ये है कि क्या आपके जितने भी लाइफ के गोल्स हैं, ओके, आपका रिटायरमेंट, आपके बच्चे की पढ़ाई और आपके बच्चे की शादी का पैसा पूरा सिक्योर, मतलब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से पूरा गोल कवर्ड है क्या? अगर ये तीनों चीजें कवर है ना, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल चुका है। अच्छा, ट्रेडिंग लॉस कभी कभार आपको भी होता है? स्टॉप लॉस सबके कभी जाते कभार हैं? होता है क्या सर? होता ही है सर। मतलब अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, बुल मार्केट है तो ठीक है, मतलब 70-30 आपका रेशियो होगा। बेयर मार्केट है तो 60-50, कभी 50-50 भी आ जाता बिल्कुल आ है। जाता तो है, आपका स्टॉप लॉस रेशियो आपको बचा देता है। तो उस टाइम पे लॉस को डाइजेस्ट कैसे करते हो? थिंकिंग क्या रहती है कि मतलब हो गया तो हो गया, चलो कोई बात नहीं? सर देखो, एक बात बोलता हूँ, इट इज लाइक अ बैटल। डूइंग अ स्विंग ट्रेडिंग इज लाइक अ बैटल। ओके, आप जंग में लड़ने जा रहे हो, आप पहले से ही सोच रहे हो कि मैं हारने वाला हूँ, आप हार जाओगे। आप जब ये जंग में लड़ने जा रहे हो ना, आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे मैं पैसा लॉस भी करूंगा और प्रॉफिट भी कमाऊंगा। तो अगर आप ये माइंडसेट से जाओगे ना, तो यू विल मेक मनी, यू विल लूज मनी, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सी डिड आई मेक मनी और नॉट। अगर आपको वॉरेन बफेट से मिलने का मौका मिले, एक सवाल जो आप उनसे पूछना चाहेंगे? हाँ जी। ओके, वॉरेन बफेट से अगर मिलने का मौका मिले, एक सवाल जो आप उनसे पूछना चाहेंगे? ओके, ये जो पेशेंस का जो गेम है, आपने कैसे सीखा है? वेरी गुड यार, ये मेरी तरफ से भी पूछना अगर मिले तो बिल्कुल। क्रैश आया तो ज्यादा तकलीफ किसको होती है, पोर्टफोलियो को या दिल को?
डेफिनेटली पहले पोर्टफोलियो होती है तो फिर सीधा डायरेक्टली कोई डायरेक्टली दिल पे लगती होगी, ठीक है। चलिए अब वन वर्ड में आपको आंसर करना है, पैसा आपके लिए क्या है, फ्रीडम या प्रेशर? फ्रीडम। बिल्कुल। लॉस आपके लिए क्या है, लेसन या पेन? लेसन। ब्रोकर, पार्टनर या प्रॉब्लम? क्योंकि बहुत ब्रोकरेज लेते हैं यार। बट कैसा है ना, सी यू कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम दिस इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग द बिजनेस, सो डेफिनेटली आई डोंट माइंड। ठीक है। अच्छा एक चीज, चलिए अब क्लोजिंग क्वेश्चन लेते हैं। सुनील जी के साथ ये पॉडकास्ट करके मजा तो खूब आया। एक क्लोजिंग क्वेश्चन, नौकरी से आज़ादी बहुत लोग दिलाते हैं मार्केट में कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, आप टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल सीख लीजिए और आप नौकरी छोड़ के बैठ जाइए घर पे, आप ट्रेडिंग करिए, इन्वेस्टिंग करिए, और इस चक्कर में कई लोगों की लाइफ जो है वो खराब हुई है। ये सच है सुनील सर, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, बहुत से लोगों ने सुना है। इसके ऊपर आप यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, ये बताइए, और इस पॉडकास्ट को हम क्लोज करेंगे फिर। भाई देखो, मेरे को ये क्वेश्चन 100 लोगों ने ज़्यादा पूछ लिया, ठीक है, इतना मैं सिखाता हूँ, मेंटरशिप प्रोग्राम लेता हूँ, ठीक है, इतने मेंटरशिप प्रोग्राम में लोग आते हैं और जो आम जनता है वो भी पूछती है। भाई मेरा आंसर है ना 100 के 100 लोगों को सेम रहेगा और 1000 के 1000 को सेम रहेगा। आपको देखना है मार्केट में 3 साल तक, ओके, आपको ये जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको सीखना है और आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है छोटे अमाउंट से। फिर आपको देखना है कि क्या आप कंसिस्टेंटली बेसिस पे आप 2-3 साल तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो क्या। अगर आपको लगता है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो और आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी का जो खर्चा है वो आप यहाँ से ये जो निकाल रहे थे अपना जो नौकरी करके, क्या वो कंसिस्टेंटली आप यहाँ से बना सकते हो क्या। और यहाँ पे कैसा होना कि फिक्स अमाउंट नहीं निकलेगा, कभी कभी कोई महीने में लॉस, कोई महीने में प्रॉफिट। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सबसे पहले आप इसको टाइम दो, सीखिए, 2 से 3 साल तक आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल होने चाहिए। उसके बाद में अगर आपका कैपिटल वो साइज का हो जाए जो आप इनकम से कमा रहे थे जॉब करके, आप यहाँ से कमा पाओ, दैट इज द टाइम यू शुड बी लिविंग द जॉब। अदरवाइज अगर आप जॉब छोड़ रहे हो ना सर, इट इज लाइक खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो आप मार्केट में आके। मुझे सुनील जी के साथ देखिए आज बात करके बड़ा मजा आया, और कई चीज़ें हैं जो देखिए मार्केट में मैं नहीं देखता हूँ फ्रेंकली। इनके जो सेटअप को देखा है, मैं इनको खुद बैक टेस्टिंग करूंगा और मैंने किया भी है इनके सामने अभी, तो आप भी इनको बैक टेस्ट करके देखिए, चेक करिए चीज़ों को, सरप्राइजिंग रिजल्ट आए तो फॉलो करिए, लर्निंग जहां से मिले वहां से लेनी चाहिए। सुनील सर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए प्लीज। नहीं, ये 100% बिल्कुल, लर्निंग जहां से मिलती है वहां से ली जा सकती है, और हमारी पॉडकास्ट का जो मेन पर्पस है, जो हमने ये शो बनाया है, वो है लर्निंग के ऊपर। तो एक और पॉडकास्ट से अब विदा लेने का समय है। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपसे जल्दी अगली मुलाकात भी हम करेंगे। श्योर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट, एंड आई रियली कांग्रेचुलेट यू दैट you started doing this podcast so that people can get the real knowledge of the market, because there are many peoples which are losing their hard earned money. बिल्कुल सर। So I hope I have done my justice in this podcast and did my best. चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, and see you soon in the next video. Thank you.